नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और इस वक्त हम हैं प्रयागराज के संगम पर। आप यहाँ पर ये खूबसूरत सी नदी देख सकते हो। यहाँ गंगा जमुना जी का संगम है। सरस्वती अदृश्य रूप से मौजूद है। जो महाकुंभ होने जा रहा है उसके लिए प्रयागराज में काफी सारी व्यवस्थाएं जो की है। तो हम इस वक्त है टेंट सिटी में और ये टेंट सिटी सरकार के साथ बनाने वाली जो कंपनी है आगमन, उसके पार्टनर, उसके भागीदार हमारे साथ है संजय सुनील जी। मैं फिर से आपका नाम लेना चाहूंगी, सुनील मेदिरत्ता जी, जो यहाँ पर इनका टेंट सिटी का बड़ा अनुभव है। कई जगहों पर जाते हैं। फिलहाल पहली तो बात इसके बारे में करेंगे, ये प्रयागराज में कितने टेंट्स हैं, कितने क्षेत्र पर आपकी कंपनी ने ये काम किया है? मैडम, प्रयागराज में जो टेंट सिटी के अंदर करीब 8 कैंप सिटीज़ हैं। हम लोगों ने 2 प्लॉट यहाँ पे सरकार से लीज पे लिए हैं, जिसका करीब 12 एकड़ के आसपास एरिया है और 400 टेंट हमने लगाए हैं इसमें। 400 टेंट के 3 कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा डाइनिंग हॉल है, यज्ञशाला है, सोवेनियर शॉप है, स्पा है, कैफ़े है, सिट आउट एरियाज हैं। सो जो भी यहाँ पे डिवोटी आएंगे, उनके फैसिलिटीज़ और उनके आराम का पूरा ध्यान रखा गया है। एक तो ये है कि यहाँ पर जो आने वाले हैं वो कुछ खास मकसद से आने वाले हैं कि उनको शाही स्नान करना होगा या नदी में जाकर यहाँ पे संगम पर जाकर स्नान करना होगा। क्या है इसकी व्यवस्था यहाँ से की गई है? दूसरा, जो रहने वाले यहाँ पर है उनको क्या कुछ आप इस पूरे पैकेज में ऑफर कर रहे हो, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, 2 स्नान की बातें हैं। एक तो शाही स्नान के टाइम पे यहाँ से शटल सर्विस है, जो कि नियरेस्ट पॉइंट पे आपको छोड़ेगी और आप वहाँ जाके स्नान ले सकते हैं। दूसरा, सरकार ने ये भी बोला है कि आप स्नान कहीं पे भी ले सकते हैं संगम के बाद। सो आप देख ही रहे हैं, कैंप के आगे बीच है, स्नान यहाँ पे भी ले जा सकता है। जो नॉन बेदिंग डेट्स है, जो नॉन स्नान डेट है, उसमें शटल सर्विस है। आप बोट लेके, हमारा बोट वालों से टाई अप है, बोट लेके आप संगम तक जा सकते हैं, वहाँ पे स्नान ले सकते हैं। सो फैसिलिटी वाइज गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है। सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। गेस्ट के लिए ट्रैवल काउंटर है, गेस्ट के लिए हेल्प सर्विस है, गेस्ट के लिए गाइड्स अरेंजमेंट किए गए हैं। सो जितना बेस्ट पॉसिबल है उस पीक डेट्स के अंदर वी आर देयर टू सर्व। एक और बात है कि जो आने वाले श्रद्धालु है, यात्री हैं यहाँ पर, उनके लिए खान पान भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खाने की व्यवस्था यहाँ पर क्या है? क्या कुछ उनको आप ऑफर कर रहे हैं इसमें? बहुत अच्छा सवाल आपका। खाने की व्यवस्था कंप्लीटली सात्विक है यहाँ पे। गार्लिक और अनियन के बगैर खाना यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। हम लोग अपनी किचन को बोल रहे हैं, अपने डाइनिंग स्पेस को बोल रहे हैं बड़ी रसोई। हम लोगों की पूरी F&B टीम आई है। कोई लोग उड़ीसा से आए हैं, कोई लोग राजस्थान से आए हैं, कोई लोग पंजाब से आए हैं, कोई लोग हरियाणा से आए हैं। तो एक कोशिश रहेगी कि पूरे एक इंडिया का खान पान का एक उनको टेस्ट दिया जाए। और सर्विसेज आप देखेंगे, अभी हॉल बहुत बड़ा है, टाइमिंग्स है हर एक चीज़ के। तो सारा खाना बहुत प्योरिटी से, मैक्सिमम देसी घी में बनाया जा रहा है और सात्विक नज़रिए से। देखिए, टेंट में रहने का और टेंट सिटी बनाने का एक जो कंसेप्ट है, जो संकल्पना है, वो हमने देखी कि गुजरात में कच्छ, रण ऑफ कच्छ में बनती है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आजकल, हम पहले तो हम सिर्फ मिलिट्री के टेंट सुना करते थे, लेकिन अब जहाँ जहाँ भी पर्यटन हो या बड़े इस तरह के धार्मिक मेले हो, वहाँ पर टेंट लगाने का है। आपकी कंपनी कहाँ कहाँ ये काम करती है? देखिए, पहली बात तो कैंपिंग का मतलब है कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, इकोलॉजी के साथ, इकोलॉजी के लिए काम करना। सो आप बहुत सारा पोल्यूशन या बहुत सारा अपने पीछे छोड़ते नहीं है। दूसरा, हम लोग करीब 18 साल से कैंपिंग के अंदर है, जिसमें हम जितने भी मेन फेस्टिवल्स हैं इंडिया के, चाहे वो पुष्कर हो गया, होला मोहल्ला हो गया, या फिर नागौर फेस्टिवल हो गया। सो बहुत से फेस्टिवल पे हम लोग कैंप लगाते हैं। उन्हीं फेस्टिवल के लिए, जो कि टूरिस्ट और जो भी वहाँ पे पर्यटन आते हैं, वो वहाँ पे कंफर्टेबल फैसिलिटीज़ ले लें और उसको अच्छे से वहाँ पे बैठ के देख सकें। सो हम लोग करीब 20 साल से कैंपिंग में है
और ये इवॉल्व ही हुआ है उसके बाद। शुरू में हमने बहुत बेसिक टेंट्स के साथ जा के काम किया था, पर अब गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट रहा, अब प्रशासन भी एक्सेप्टेड है, बहुत से लोग एक्सेप्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो अब फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, साइजेस भी बढ़ गए हैं। इस तरह से कैंपिंग अपने आप में एक इवॉल्व पर्यटन का एक वो बन गया है। और इसके अलावा एज ए सेट कि इकोलॉजी के साथ चलता है, इसमें आप कुछ अपने फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ते। जैसे हम लोग यहाँ पे बीच पे हैं, जब हम यहाँ से जाएंगे तो बीच एज इट इज़ ही छोड़ के चले जाएंगे, इसके अंदर कोई भी पोल्यूशन नहीं आएगा। एक और बात है कि यहाँ पे कॉस्टिंग कितनी होगी और बुकिंग्स किस तरह से आ रही है? क्या कोई विदेशी भी पर्यटक है जो बुकिंग कर रहे हैं? जहाँ तक बात है कॉस्टिंग की, ये वेबसाइट पे है, यूपी टूरिज्म की वेबसाइट पे है, आगमन इंडिया करके, उसमें सारे कॉस्टिंग लिखी हुई हैं स्नान की तारीख के और नॉन स्नान की तारीख के। फॉरेनर्स जी बहुत फॉरेनर्स आ रहे हैं, अलग अलग अपने अपने अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, अलग अलग पर्पस से आ रहे हैं। कोई शूट करने आ रहा है, कोई सत्संग के लिए आ रहा है, कोई स्पिरिचुअल उसके लिए आ रहा है, कोई मूवी बनाने आ रहा है। सो हमारी अब तक की 50% जो ऑक्यूपेंसी है वो फॉरेनर्स ने बुक की है यहाँ पे। कौन से देश से ज्यादातर लोग आ रहे हैं या कोई स्पेसिफिक ग्रुप्स आ रहे हैं जो यहाँ पर बुकिंग उनकी आई है? लगभग काफ़ी देशों से आ रहे हैं, यूरोप और अमेरिका से बहुत आ रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इटली से आ रही हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, रशिया से आ रहे हैं लोग, फिर फार ईस्ट से आ रहे हैं, जापान और कोरिया से भी आ रहे हैं लोग। सो मैं कहूँगा कि सारे विश्व से आ रहे हैं लोग, बट यूरोप से प्रोमिनेंटली काफ़ी लोग आ रहे हैं। और कॉस्टिंग क्या देशी जो है उनके लिए, डोमेस्टिक जो आने वाले लोग हैं उनके लिए और फॉरेनर्स के लिए अलग है या क्या? एक ही कॉस्टिंग है, एक ही costing है दोनों या वन कॉस्टिंग फॉर लोअर टू हायर क्या रेंज है? 3 कैटेगरीज है इसमें। जी। पहली कैटेगरी है डिलक्स, जो कि हम लोग 10,000 रुपये पर नाइट पे बेच रहे हैं, जिसके अंदर फूड और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे इंक्लूडिंग है, शटल सर्विस भी इंक्लूसिव है। दूसरी कैटेगरी है लग्जरी की, जो हम 15,000 रुपये में बेच रहे हैं पर नाइट 2 लोगों के लिए, इसके अंदर भी सारी फैसिलिटीज़ और फूड इंक्लूसिव है। और तीसरी कैटेगरी प्रीमियम है, जो हम 20,000 रुपये पर नाइट पे बेच रहे हैं, और अगेन सारी फैसिलिटीज़ इनके अंदर इंक्लूसिव है। साइजेस का फ़र्क है इनके कैंप्स के अंदर। जी, क्योंकि आप इस क्षेत्र में इस सेगमेंट में इतने साल से हो, मैं पूछना चाहती हूँ क्या क्या चैलेंजेस थे इसको चलाने में? दूसरा, और कैसे ये शुरू से लेके अब तक इवॉल्व होते आ रहा है? देखिए, जब आप आते हो यहाँ पे तो आपको सब कुछ ही चैलेंज नज़र आता है, क्योंकि बिल्कुल आप बैरन लैंड पे आते हो। जब बैरन लैंड पे आते हो तो ना यहाँ पे बिजली, ना यहाँ पे पानी, ना यहाँ पे सीवेज फैसिलिटी। सो उसको क्रिएट करना अपने आप में चैलेंज है। मौसम बहुत बार चैलेंज रहता है, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ठंडा बहुत ज़्यादा है, विंटर इज़ ऑन एक्सट्रीम। सो जो काम करने की ड्यूरेशन है वो हमें कम मिल पाती है, सुबह नहीं कर पाते, शाम को भी काफ़ी कोहरा और धुंध हो जाता है तो नहीं कर पाते। उसके अलावा आप देख ही रहे हैं यहाँ पे रेत है, तो चलने के लिए थोड़ा सा परेशानी रहता है, तो काम चैलेंज उतना आउटपुट निकलता नहीं है इसका। धीरे धीरे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ बहुत रही इसके अंदर। सरकार ने हमें बिजली टाइम से दी, पानी टाइम से दिया, फायर सर्विस दी, बाकी सारी फैसिलिटीज़ में प्रोएक्टिव है सरकार। सो चैलेंज आज से 10 से 12 साल पहले मैं कंपेयर करूँ तो चैलेंज बहुत ज़्यादा थे, पर अब चैलेंज आर गेटिंग रिजॉल्व मच हायर। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नवभारत से विस्तार से बात की। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से टेंट सिटी का कंसेप्ट जो है जगह जगह पर इवॉल्व हो रहा है, एक तरह से विकसित होते जा रहा है, और जिस संगम के किनारे हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर ये पूरी की पूरी टेंट सिटी बनाई गई है। ये एक जो व्यवस्था होती है ये कुछ समय के लिए, यानी कि 2-2.5 महीने के लिए रहेगी, इसके बाद में ये टेंट्स कहीं और चले जाएंगे। कैमरामैन विनोद इंगोले के साथ प्रतिभा चंद्रन, नवभारत, प्रयागराज।